हाय दोस्तों, एग्जाम अपडेट्स विद दीपक पर आप सभी का स्वागत है। थंबनेल देखकर आप सभी को पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर है। तो मैं दोस्तों बता दूं कि आपका एलपी टेक्नीशियन का भर्ती इस 2023 में कभी भी आ सकता है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लेट भी होगा तो जैसे ही एनटीपीसी का और रेलवे ग्रुप डी का ज्वाइनिंग पैनल देकर ख़त्म होगा उसके बाद तो आना ही आना तय है। यानी आप कह सकते हैं कि अप्रैल मई तक तो कभी भी भर्ती आ ही सकती है, बट आपका मार्च अप्रैल में भी आ सकता है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लेट होगा तो मान के चल सकते हैं आप कि मई से जून, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 से 4 महीने का समय मिलेगा। तो मेरा तो मानना ही रहेगा दोस्तों कि आपको अभी से तैयारी कर देना चाहिए। तो हम लोग एक सीरीज़ शुरू करने वाले हैं एलपी टेक्नीशियन के रिगार्डिंग, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं, जो इससे पहले पूछा गया उसी का हम लोग देखेंगे एमसीक्यू, और उसके बारे में डिटेल्स में भी देखेंगे। तो आप लोग ज़रूर जुड़िए और देखिए और सीखिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ऐसे ही सीरीज चलता रहेगा। बाकी जल्द ही थ्योरी का भी आपका आएगा कि थ्योरी ढंग से बताया जाएगा डिटेल्स में। उसके बाद उसमें एमसीक्यू भी उसका बताया जाएगा, और उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी चैप्टर वाइज का चलेगा। तो उसकी भी सीरीज जल्दी आएगा। बाकी अभी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज है, जनरल साइंस का एनसीईआरटी बेस्ड एंड पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करेंगे और देखेंगे। शिफ्ट वाइज हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों कि कौन सी शिफ्ट में कितने क्वेश्चन पूछा गया, उतना ही हम पर डे हम लोग देखेंगे। तो ये देखेंगे तो आपका जो है 9 अगस्त 2018 के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है, यानी प्रतिरोध का मात्रा क्या है। तो आप लोग सोच लीजिएगा, बाकी मैं बताते चलूँगा थोड़ा सा। जैसे ही क्वेश्चन पढ़ूंगा आप जो लोग चाहेंगे तो कमेंट में भी बता सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो प्रतिरोध का इकाई है दोस्तों न्यूटन, यानी ऑप्शन बी जो है, सॉरी, प्रतिरोध की जो इकाई है दोस्तों वो ऑप्शन सी होगा, ओम। और अब हम लोग उसका जो है ऑप्शन भी देखते चलेंगे डिटेल्स में। तो जूल का जो मात्रक है, जूल किसका मात्रक है दोस्तों, तो कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। बल का मात्रक यानी बी में जो दिया गया है न्यूटन, और बल का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन होता है। और आवेश का मात्रक दोस्तों कूलम्ब होता है। तो आप लोगों ने ऑप्शन ए भी देख लिया, कार्य ऊर्जा का मात्रक जूल, बल का मात्रक न्यूटन, प्रतिरोध का मात्रक ओम, और आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है दोस्तों। तो चलिए आगे और देखते हैं। और बल का जो फार्मूला होता है आप जानते हैं, F बराबर m/a, यानी कि द्रव्यमान गुणे त्वरण। त्वरण का मात्रक होता है दोस्तों मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन देखें दोस्तों, बताया गया है इसमें कि नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है। तो ऑप्शन देख लीजिए आप। पहले ऑप्शन में ए में है बल, बी में वेग, सी में गति, और डी में है दूरी। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी राइट होगा, यानी वेग। यानी नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है, तो वेग के विपरीत होता है। और वेग का जो मात्रक होता है दोस्तों मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगर निगेटिव त्वरण यानी नकारात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए कि वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है, नेगेटिव त्वरण को मंदन कहते हैं, और जो त्वरण का मात्रक होता है दोस्तों मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। बल का अभी मैंने बताया है कि बल का जो मात्रक होता है न्यूटन। बल बराबर यानी F बराबर m/a होता है, यानी F बराबर m/a यानी द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो चलिए आगे देख लेते हैं तीसरे क्वेश्चन को। तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया 1 किलोवाट घंटा कितना होता है। तो ऑप्शन ए में देखेंगे तो दिया गया 3.6 गुणे 10⁻⁻5 जूल, बी में 3.6 गुणे 10⁻5 जूल, सी में 3.6 गुणे 10⁻6 जूल, और डी में है दोस्तों 3.6 गुणे 10⁻6 जूल। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर जो होने वाला है सी राइट होगा आंसर, कि 3.6 गुणे 10⁻6 जूल होता है। किलोवाट घंटा जो है दोस्तों कार्य या ऊर्जा का मात्रक है, और इसके अन्य मात्रक होते हैं वाट सेकेंड और वाट घंटा। यानी इसके जो और मात्रक होते हैं मैंने बता दिया कि किलोवाट घंटा कार्य ऊर्जा का मात्रक है, और इसके अन्य दो मात्रक क्या होते हैं, तो वाट सेकेंड और वाट घंटा होते हैं कार्य ऊर्जा के मात्रक। तो चलिए चौथे नंबर पे चलेंगे, चौथा क्वेश्चन को देखेंगे। तो चौथा क्वेश्चन में पूछा गया कि ऑक्टेव्स वर्गीकरण के न्यूलैंड लॉ में निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम तत्व था।
जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ दोस्तों, तो आप उसके बाद आप आंसर भी आप सोच सकते हैं अपने मन में कि क्या राइट आंसर होने वाला है। तो एक बार और बता दो, ऑक्टेव्स वर्गीकरण के न्यूलैंड लॉ में निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम तत्व था? तो ऑप्शन ए रेडियम, बी लोहा, सी थोरियम और डी रोडियम। तो जो इसका ऑप्शन सही होने वाला है दोस्तों, राइट होगा ऑप्शन सी थोरियम, यानी वर्गीकरण ऑक्टेव्स वर्गीकरण के न्यूलैंड्स लॉ में निम्नलिखित में से अंतिम तत्व कौन सा था? तो वो था थोरियम। तो और इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में देख लेंगे दोस्तों। न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम का प्रतिपादन किया था दोस्तों, और 1865 में किया था। इनके अनुसार यानी न्यूलैंड्स के अनुसार प्रत्येक तत्व अपने 8वें तत्वों से समानता प्रदर्शित करता है। न्यूलैंड्स के अनुसार प्रकृति में कुल कितने तत्व थे? तो 56 तत्व थे। न्यूलैंड का अष्टक नियम सिर्फ कैल्शियम तक ही लागू होता है। तो ये आप लोग जानकारी ले रहे होंगे दोस्तों कि इस चौथे नंबर में मैंने डिटेल्स में बता दिया कि न्यूलैंड्स के अष्टक नियम का प्रतिपादन किया था 1865 में उन्होंने किया था। प्रत्येक तत्व न्यूलैंड के अनुसार जो होते हैं, प्रत्येक तत्व 8वें तत्व से समानता प्रदर्शित करता है, और न्यूलैंड्स का अष्टक नियम था तो सिर्फ कैल्शियम तक के तत्वों के साथ सही प्रतीत होता है। तो चलिए दोस्तों 5वें क्वेश्चन को देखेंगे। बाकी थ्योरी का जब क्लास होगा दोस्तों तो उसमें पूरा डिटेल्स में बताया जाएगा, अभी इसमें ज़्यादा नहीं बता रहे हैं। चलिए 5वें नंबर में देखेंगे तो पूछा गया पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी क्लोरीन, सी हाइड्रोजन और डी जो है आपका आर्गन है। तो अब सही इसका आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी होगा क्लोरीन, यानी पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर क्लोरीन गैस निकलती है। क्लोरीन जो गैस है उसकी खोज दोस्तों सीले ने की थी, यानी वैज्ञानिक सीले ने की थी। ऑक्सीजन की खोज जो है दोस्तों वैज्ञानिक जोसेफ प्रिस्टले ने की थी। हाइड्रोजन की जो खोज है दोस्तों कैंडविस ने की थी, और आर्गन की खोज रैमजे और रैले ने की थी। तो आपने चारों ऑप्शन का भी आंसर आपको मिल गया होगा। तो चलिए 6ठे नंबर को देखेंगे। 6ठे नंबर पर पूछा गया कि अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। लैंगिक प्रजनन में तो ऑप्शन ए दिया, प्रजनन में युग्म कब पैदा होते हैं? युग्मक के केंद्रकों का संलयन होता है। वंश विविधताओं को दर्शाता है। नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा डी, यानी कि अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। लैंगिक प्रजनन में नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। लैंगिक जो जनन होता है दोस्तों उसमें दो साथी की ज़रूरत होती है, बट अलैंगिक प्रजनन में एक ही जीव से बच्चे संभव हैं, यानी बच्चे पैदा हो सकते हैं। लैंगिक प्रजनन में काफ़ी विविधता पाई जाती है। चलिए 7वें नंबर में देख लेते हैं। 7वें नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है? तो ऑप्शन ए में दिया गया बेलनाकार दर्पण, बी में पूछा गया है कि उत्तल दर्पण, और सी में है अवतल दर्पण, और डी में आपका जो पूछा गया है वो है समतल दर्पण। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा सी, यानी कि अवतल दर्पण। सर्च लाइट में जो होता है अवतल दर्पण होता है। तो और थोड़ा हम लोग डिटेल्स में देख लेंगे। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है दोस्तों समान आकार का बनता है। और जो देखेंगे तो अवतल दर्पण के और दो चार उदाहरण हम लोग देख लेंगे। पहला उदाहरण तो आपने देख लिया कि सर्च लाइट में अवतल दर्पण होता है, टार्च में अवतल दर्पण होता है, सोलर कुकर में जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, हेड लाइट होता है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, दांत के जो डॉक्टर होते हैं वो भी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, दाढ़ी बनाने वाले जो शीशा आपने देखा वो भी अवतल दर्पण होता है दोस्तों। सौर भट्टी में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग जो दोस्तों गाड़ी के आप देखे होंगे साइड का जो मिरर होता है उसमें प्रयोग किया जाता है। चलिए अब 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वें क्वेश्चन में देखेंगे तो पूछा गया है कि रेनवियर के नोट्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो पाया जाता है। तो चलिए इसमें ऑप्शन में देखेंगे तो पहले में बताया कोन्ड्रोब्लास्ट, बी में बताया ग्रंथि कोशिकाओं, और सी में देखेंगे बताया गया ऑस्टियोब्लास्ट, और डी में बताया गया है कि माइलेनिन कृत एक्सोन। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी होगा, माइलेनिन कृत एक्सोन। तो थोड़ा इसमें भी डिटेल्स में हम लोग देखेंगे। तो इसमें देखा जाएगा थोड़ा दोस्तों। तो रेनवियर के नोट्स किस में पाया जाता है? ये तंत्रिका कोशिका से संबंधित है दोस्तों। तो यह तंत्रिका उत्तक से संबंधित है। तंत्रिका उत्तक की इकाई जो होती है न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका होती है। एक बार और सुन लीजिए, जो तंत्रिका उत्तक की इकाई होती है उसे न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कहते हैं। इसके 3 भाग होते हैं, साइट्रॉन, डेंड्रॉन और एक्सॉन। तो थोड़ा इसमें भी थोड़ा डिटेल देख लेंगे। तो साइट्रॉन जो होता है
तंत्रिका कोशिका का मुख्य भाग होता है। डेंड्रॉन जो होता है यह आवेग को साइटोन में लाता है, और एक्सॉन जो होता है आपका यह आवेग को साइटोन से आगे की ओर ले जाता है। एक बार और मैं बता दूं दोस्तों कि साइटोन जो होता है तंत्रिका कोशिका का मुख्य भाग होता है। डेंड्रोन जो होता है आवेग को साइटोन में लाता है, और जो एक्सॉन होता है यह आवेग को साइटोन से आगे की ओर ले जाता है। तो चलिए दोस्तों 9वें क्वेश्चन को देखेंगे। तो 9वें क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है। तो ऑप्शन ए में देखेंगे तो बताया गया उपयुक्त एजेंट द्वारा अपचयन, रोस्टिंग, इलेक्ट्रोलिसिस, और चौथे में यानी डी में जो बताया गया कैल्सिनेशन। तो 9वें नंबर का जो आंसर होगा दोस्तों होगा इलेक्ट्रोलिसिस यानी विद्युत अपघटन। तो चलिए देखते हैं कि आखिर विद्युत अपघटन किसे कहते हैं। तो विद्युत अपघटन की जो परिभाषा होती है दोस्तों होती है, अगर किसी तरल पदार्थ में से करंट को प्रवाह किया जाए तो रासायनिक अभिक्रिया के कारण उस तरल पदार्थ के आयंस तत्व उससे अलग हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। एल्युमिनियम का निष्कासन इसी माध्यम से होता है। एक बार और मैं बता दूं दोस्तों इलेक्ट्रोलिसिस किसे कहते हैं। अगर किसी तरल पदार्थ में से करंट को प्रवाह किया जाए तो रासायनिक अभिक्रिया के कारण उस तरल पदार्थ के आयंस उस तत्व उससे अलग हो जाते हैं। इस अभिक्रिया को विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। और जो एल्युमिनियम होता है जिसका परमाणु क्रमांक 13 होता है उसका निष्कासन भी इलेक्ट्रोलिसिस यानी विद्युत अपघटन के माध्यम से ही किया जाता है। तो चलिए 10वें नंबर को देख लेते हैं। तो 10वें नंबर के क्वेश्चन में देखेंगे तो पूछा गया है कि जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े होते हैं तो करंट का मान होता है ऑप्शन ए कम होता है, ऑप्शन बी एक ही होता है, ऑप्शन सी बढ़ता है, और ऑप्शन डी में कुछ बताया गया है कि आधा हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों होगा ऑप्शन बी यानी एक ही रहता है। जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं तो करंट का मान जो होता है वो आधा होता है। लेकिन जब एक परिपथ में प्रतिरोध समांतर श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो प्रत्येक प्रतिरोध में वोल्टेज जो होता है समान होता है। तो एक जब सुन लीजिए जब श्रेणी क्रम में होगा तो धारा का मान समान होगा, लेकिन जब समांतर क्रम में कई प्रतिरोध जुड़े रहेंगे तो उसमें वोल्टेज का मान समान होगा। एक बार और मैं बता दूं दोस्तों कि जब कई प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे तो धारा का मान जो होगा समान होगा, लेकिन जब कई प्रतिरोध परिपथ में समांतर श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे तो उसमें वोल्टेज का जो मान होगा वो समान होगा। तो चलिए 11 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 11 नंबर में देखेंगे तो पूछा गया कि NH4 ट्वाइस SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। तो जब इसमें सारी संख्या को आप काउंट करेंगे तो उतने ही परमाणु होंगे। तो देखेंगे कि NH4 यानी कि N 1 और H जो है 4 संख्या में और उसका देखेंगे ट्वाइस है, तो यानी 4 1 5 और उसमें 2 से गुणा जब आप करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। और बाहर देखेंगे तो S 1 11 हो गया और O जो है कितने 4 यानी कि कितना हो गया 11 4 15, यानी टोटल एक अणु में कितने परमाणु हैं तो आपके 15 परमाणु हैं। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि NH4 ट्वाइस SO4 के एक अणु में कितने परमाणु हैं। तो जब आप सारी टोटल संख्या जो गिनती कर लेंगे उतने ही परमाणु होंगे, तो टोटल काउंट करेंगे तो आपको 15 मिलेगा। तो चलिए 12 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 12 नंबर में देखेंगे तो पूछा गया एक संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है, यानी सीधे सीधे संवेग बराबर क्या होता है तो वही पूछा गया है। तो आप जानते ही हैं कि संवेग बराबर जो होता है आपका द्रव्यमान गुणे वेग होता है, यानी P बराबर m/v होता है। तो आप देख लें कि संवेग बराबर क्या होता है, तो आपको फार्मूला याद होगा तो आप बता सकते हैं। चलिए इसमें कुछ खास नहीं था। 13 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। 13 नंबर में देखेंगे तो पूछा गया है कि वे पौधे जिनमें पौधों के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं वे समूह से संबंधित हैं। तो पहले में ऑप्शन में है तो फेनरोगैम्स, बी में टेरिडोफाइटा, सी में है ब्रायोफाइटा और डी में है जो थैलोफाइटा। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों होगा थैलोफाइटा। वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं उस समूह को कहते हैं थैलोफाइटा। तो थोड़ा देख लेंगे डिटेल्स में कि आखिर थैलोफाइटा होता क्या है। तो थैलोफाइटा के अंतर्गत मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के शैवाल, कवक तथा जीवाणु आते हैं। एक बार और मैं बता दूं दोस्तों कि थैलोफाइटा के अंतर्गत मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के शैवाल, कवक तथा जीवाणु आते हैं। इसका जो शरीर यानी थैलोफाइटा का जो शरीर होता है जड़, तना एवं पत्तियों में विभाजित नहीं होता है।
यह एक थैलस के रूप में रहता है। थैलस में जो थैलोपाइटा होता है इसमें संवहनीय ऊतक नहीं पाया जाता है। एक बार और मैं बता दूं कि इसके अंतर्गत मुख्य रूप से शैवाल, कवक, जीवाणु आते हैं। जो थैलोफाइटा का शरीर होता है जड़ तना पत्तियों में विभाजित नहीं होता है, ये थैलस के रूप में रहता है और इसमें संवहनी ऊतक भी नहीं पाया जाता है। चलिए 14 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। तो 14 नंबर में देखेंगे तो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है। तो ऑप्शन ए में दिया गया फार्मिक अम्ल, बी में दिया गया मेलिक अम्ल, सी में टैनिक अम्ल और डी में दिया गया देखेंगे तो ऑक्जेलिक अम्ल दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए होगा फार्मिक अम्ल। यानी लाल चींटियों में और जो बिच्छू होते हैं उनके जो उनमें उपस्थित जो अम्ल होता है वो होता है फार्मिक अम्ल। और इसमें देखेंगे जो ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल जो है दोस्तों टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है और संतरा में जो होता है सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिरका जो होता है आप जानते हैं उसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। 15 नंबर में देखेंगे तो पूछा गया है आपका कि उस धातु का नाम बताइए जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो ऑप्शन ए में दिया गया सोडियम, बी में सोना, सी में तांबा और डी में एल्यूमिनियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि जो आसानी से चाकू से काटी जा सकती है वो धातु सोडियम। तो चलिए थोड़ा ऑप्शन को भी देख लेते हैं। सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों होता है 11 और तीसरे यानी कि आवर्त संख्या जो 3 होता है उसमें पाया जाता है। सोना का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 79 और जो इसका प्रतीक होता है AU होता है, यानी ऑरम जो कहते हैं उसका प्रतीक AU होता है। और कौन से आवर्त में पाया जाता है, तो छठे आवर्त में पाया जाता है। तांबा का आप जानते हैं कि परमाणु क्रमांक जो होता है वो होता है 29 और इसका प्रतीक जो होता है Cu यानी कापर यानी तांबा। और ये कौन से आवर्त में पाया जाता है, तो चौथे आवर्त में तांबा पाया जाता है। और एल्युमिनियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 13 होता है और ये जो है तीसरे आवर्त में पाया जाता है। चलिए 16 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 16 नंबर में देखेंगे तो पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रॉफ है। तो ऑप्शन ए में देखेंगे कबूतर, ऑप्शन बी में देखेंगे पुरुष, सी में देखेंगे कुकुरमुत्ता और डी में देखेंगे तो शैवाल। तो जो इसका राइट आंसर होगा 16 नंबर का वो होगा ऑप्शन दोस्तों सी, यानी कि कौन सा सेप्रोट्रॉफ है, तो कुकुरमुत्ता जो होता है उसे सेप्रोट्रॉफ कहते हैं। कबूतर और पुरुष जो हैं दोस्तों वो आप जानते हैं कि स्तनधारी वर्ग से संबंधित हैं। तो इसमें कुछ खास नहीं है दोस्तों, जो था आपने मैंने बता दिया। चलिए क्वेश्चन 17 को देखते हैं। तो क्वेश्चन 17 में देखेंगे तो पूछा गया कि एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है। तो अगर आपको फार्मूला याद होगा दोस्तों तो आप आसानी से बता सकते हैं। तो ऑप्शन ए में दिया गया परमाणु संख्या, बी में दिया गया द्रव्यमान संख्या, सी में दिया गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या और डी में दिया गया कि द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणुओं की संख्या। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होता है कि द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणुओं की संख्या। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है ए बराबर जेड प्लस एन, यानी ए बराबर होता है द्रव्यमान संख्या, जेड जो होता है उसको कहते हैं कि परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या और एन बराबर होता है न्यूट्रॉनों की संख्या। तो एक बार और फार्मूला सुन लीजिए कि ए बराबर जेड प्लस एन, यानी कि द्रव्यमान संख्या बराबर जो होता है आपका परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। चलिए 18वें क्वेश्चन को देख लेते हैं और ये इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि जो इस शिफ्ट में 9 अगस्त 2018 को फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे साइंस से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से मिलाकर वो टोटल 18 पूछे गए थे। तो इस शिफ्ट का ये 18वां क्वेश्चन है, यानी लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। 18वें क्वेश्चन में पूछा गया कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके आवधिक स्वभाव माना जाता है। इसमें खाली स्थान वो आपको फिल करना है। तो ऑप्शन ए में दिया गया परमाणु संख्या, बी में दिया गया आयनीकरण इंथैल्पी और सी में दिया गया परमाणु द्रव्यमान और डी में दिया गया परमाणु आकार। तो जिसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों होगा सी, यानी परमाणु द्रव्यमान। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आवधिक स्वभाव माना जाता है। परमाणु क्रमांक इसके
स्वभाव माना जाता है दोस्तों। तो मोजले ने जो बताया था वो परमाणु क्रमांक के आधार पे ही सारी आवर्त सारणी के बारे में डिटेल्स बताया था, और मेंडलीफ ने जो बताया था वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पे बताया था। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे दोस्तों कि 9 अगस्त 2018 को फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से, वो टोटल 18 क्वेश्चन पूछे गए थे। मैंने कोशिश किया है कि आपको क्वेश्चन बताऊं, वो आंसर में जो ऑप्शन में दिया गया उसके बारे में भी डिटेल्स बताने की। बाकी अभी दोस्तों और भी ऐसे वीडियो आती रहेगी, और इसमें और काफ़ी चीज़ें सुधार भी किया जाता रहेगा, और थोड़ा कोशिश करेंगे हम कि और भी डिटेल्स में आपको जानकारी देते रहें। जब थ्योरी की क्लास भी लगाएंगे हम दोस्तों, तो उसमें जब आप पढ़ेंगे तो थ्योरी वाले क्लास में तो चैप्टर वाइज थ्योरी रहेगा, उसका एमसीक्यू रहेगा, और उस चैप्टर वाइज का प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए रहेंगे रेलवे में वो भी आएगा। तो थोड़ी वो वीडियो लंबी रहेंगी, तो आप उसमें जब पढ़ेंगे तो आप डिटेल्स में सीख सकते हैं, A to Z जानकारी आपको मिल जाएगी। उससे बाहर आप LLP का एग्ज़ाम देंगे तो कुछ नहीं पूछा जाएगा दोस्तों, क्योंकि थ्योरी और डिटेल्स में रहेगा। उसके बाद MCQ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए रहेगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके भाई का सपोर्ट जरूर करिएगा। अगर वीडियो में किसी प्रकार की त्रुटि हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ दोस्तों। बाकी आपके वीडियो के रिगार्डिंग किसी प्रकार